आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। ठीक है, जितने भी प्रकार के भारत में सुधार हुए थे आधुनिक भारत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो भी सुधार हुए, चाहे वो सती प्रथा का अंत हुआ हो या फिर बाल विवाह का अंत हुआ हो या फिर विधवा पुनर्विवाह चालू कराया गया, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार की ये समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, तो उन आंदोलनों को चलाने के लिए, ठीक है, उन समाज सुधारों को करने के लिए, ठीक है, जो भी समाज में सुधार करना उसको करने के लिए किसी न किसी संस्था की तो स्थापना करनी ही पड़ी थी। ठीक है, देखिए बिना किसी संस्था के हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, या फिर लोगों में नई विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है, तो हमें किसी न किसी संस्था की स्थापना तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी विचारों को, चाहे वो सती प्रथा हो, ठीक है, इसको बंद कराने के लिए कोई ना कोई संस्था तो बनाई ही गई। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज था, ठीक है, तो वो उसने सती प्रथा का अंत कराया। ठीक है, तो आज हम इन्हीं संस्थाओं के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। जितने भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई, ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आत्माराम पांडुरंग, इनके प्रयासों के माध्यम से जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो जिन भी संस्थाओं की स्थापना की है, तो उनके बारे में हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखिए, जो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है जिनको, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, इनको राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, जो अकबर सेकंड थे, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, ये फैक्चुअल बातें हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे। जो राजा राम मोहन राय थे, ये एक आधुनिक समाज सुधार थे और एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय समाज को सुधारने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। हालांकि इन्होंने जो भी समाज सुधार भारत में किए हैं, वो सभी लोगों के प्रयासों से किए हैं, सभी लोगों को एक साथ एकजुटता के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार का काम किया है। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे, इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी, ठीक है, अखबारों के माध्यम से भी, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिकाओं के माध्यम से भी समाज सुधार का काम किया और अपने न्यू विचार, जो उनकी न्यू थॉट थे, उनको सामान्य जनता में भेजने का काम किया। ठीक है, ताकि लोग जागरूक हों। ठीक है, देखिए जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सबसे पहले देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्म समाज था उसको पहले ब्रह्म सभा कहा गया था। ठीक है, जब इसकी स्थापना 1828 में की गई थी, उसको ब्रह्म सभा कहा गया, और यही जो ब्रह्म सभा थी, इसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा का बहुत ही ज्यादा विरोध किया, और सती प्रथा का विरोध करने के साथ साथ में इन्होंने अन्य जो कुरीतियां थी समाज में, चाहे वो बाल विवाह रहा हो, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ये भी इन्होंने चालू कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा के पक्ष में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो इन्होंने जो भी काम किए, तो वो सभी काम कहीं ना कहीं भारतीय समाज को सुधारने की दिशा में अग्रसर रही है। ठीक है, इन्होंने देखिए अंग्रेजों के साथ मिलकर, जो विलियम बेंटिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, तो उनके साथ में मिलकर 1829 में एक अच्छा नियम बनाया सती प्रथा के विरोध में। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति सती प्रथा को बढ़ावा देगा या सती प्रथा, इस प्रथा का पालन करेगा, ठीक है, तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, जिस महिला को जिंदा जलाया जाएगा, ठीक है, तो वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, और उस महिला को जिंदा जलाने के जुर्म में उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिलकर सती प्रथा का अंत किया और उसका विरोध किया।
ठीक है। इन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम किया, ठीक है, और अपने विचार फैलाए लोगों में, ठीक है, और जहां जहां चिताएं जलाई जा रही थी, ठीक है, वहां वहां पर जाकर राजा राम मोहन राय ने लोगों को जागरूक किया, और जिन महिलाओं को जलाया जाना था या जलाई जा रही थी, ठीक है, तो उनको बचाने का काम किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी कमेटियां बना ली थी जो कि इस बात की जानकारी एकत्रित करती थी कि कहां पर लोग कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, कहां पर लोग इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, या जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं वो इस प्रथा को किस तरह से गुप्त रूप से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको सजाएं दिलवाती थी। तो ये अंग्रेजों के साथ में मिलकर काम इन्होंने इसके लिए किया था। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, इनके जो विचार थे ये एक ईश्वरवाद पर थे, मतलब एक ईश्वर को मानते थे, ठीक है, ईश्वर के अनेक रूपों की पूजा ये नहीं करते थे, और ना ही ऐसी किसी को सलाह देते थे, और इन्होंने अपने विचारों में ऐसा कभी भी नहीं कहा है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ये निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे, मतलब कि ये निर्गुण, इनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया है, ठीक है। इनकी एकेश्वरवाद पर आस्था थी, ये पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो ये राजा राम के कुछ इस तरह के विचार रहे हैं, और इनके जो विचार थे राजा राम मोहन राय के, ये पाश्चात्य शिक्षा से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने अनेक ऐसे विद्यालयों की स्थापना की है, ठीक है, जहां पर पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी, ठीक है, अंग्रेजी कॉलेज। तो इन्होंने जो अंग्रेजी कॉलेज बनाया था कलकत्ता में, तो ठीक है, वहां पर फ्रांस के जो प्रमुख फिलोसफर रहे हैं, ठीक है, जैसे रूसो, वॉल्टेयर, दांतो, ठीक है, यूरोप के, तो इनकी शिक्षा वहां पर दी जाती थी, ठीक है। ये न्यू विचार, अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान लोगों को दिया जाता था, ठीक है। तो और ये सब इसीलिए करते थे ताकि लोगों में नए विचार आए, और पुरानी रूढ़िवादियों में जो लोग जकड़े हुए हैं वो थोड़ा बाहर निकले, ठीक है, और भारतीय समाज एक ठीक दिशा में अग्रसर हो जाए, ठीक है, और भारतीय समाज में कुछ सुधार आ जाए, ठीक है। और कुछ सुधार क्या, इन्होंने तो भारतीय समाज को एक स्वर्ग में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1833 में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद फिर जो ब्रह्म समाज था, इसको दूसरे लोगों ने इसको संभाला, ठीक है, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1842 से 1858 तक इन्होंने संभाला। फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में मिलकर काम करने लगे, बाद में इनमें मतभेद हुआ, ठीक है, तो वो हम सभी आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय ने जो भारतीय समाज में सुधार किए, ठीक है, तो वो जितने भी सुधार थे वो केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं थे, ठीक है, यहां तक कि राजा राम मोहन राय ने ईसाइयों पर भी सुधार करने की कोशिश की, ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उनको भी अपने विचार प्रसारित किए, ठीक है, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो एक उदारवादी विचार रखते थे, वो संपूर्ण विश्व को या फिर संपूर्ण देश को लेकर चलते थे। अब उनका ऐसा मानना नहीं था कि हम लोग हिंदुओं के पक्ष में काम करेंगे या फिर हिंदुओं का समाज सुधार करेंगे, हिंदुओं का उत्थान करेंगे या फिर मुसलमानों का, वो सभी का समान रूप से उत्थान करना चाहते थे, वो सभी को एक लेवल पर लाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ईसाइयों के लिए भी कुछ सुधार किए, जो उनकी ईसाइयों की ओल्ड न्यू टेस्टामेंट उनकी जो पुस्तक थी, ठीक है, तो उनके जो नैतिक और दार्शनिक विचार थे वो लोगों के सामने लाए, ठीक है, और उनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ठीक है, लोगों को समझाने की कोशिश की, उनकी जो बुराइयां थी उनको दूर करने की कोशिश की, और बुराइयों को उजागर करने का काम उन्होंने किया। तो हम राजा राम मोहन राय को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने केवल भारतीयों में हिंदुओं का पुनरुत्थान किया, उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज का पुनरुत्थान करने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक भारत का एक प्रमुख समाज सुधारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आधुनिक भारत के समाज सुधारक रहे हैं, मुख्य समाज सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। देखिए, जब 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए, महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, तो ये बाद में आए। इनके पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1833 से लेकर 1842 तक ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी, यानी कि ब्रह्म समाज के अगले आचार्य कौन बने थे राजा राम मोहन राय के बाद? द्वारिकानाथ टैगोर,
ठीक है, जब द्वारकानाथ टैगोर ब्रह्म समाज के जो नए आचार्य बने थे, तो इन्होंने ब्रह्म समाज में कुछ और भी सुधार किए। ठीक है, इन्होंने और भी नए विचार उसमें ऐड कर दिए, क्योंकि ये भी एक महान समाज सुधारक रहे हैं और ये भी एक अच्छे फिलोसफर रहे हैं। ठीक है, ये टैगोर फैमिली के थे, मतलब जो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर थे, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये टैगोर फैमिली थी पूरी। द्वारकानाथ टैगोर के बाद कौन बने ब्रह्म समाज के कमान धारक? देखिए, द्वारकानाथ टैगोर जब इस मृत्यु उनकी हो गई, तो इनके बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी कमान संभाली देवेंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनके पिताजी ने। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने सभी लोगों को साथ में एकजुट किया। ठीक है, उस समय के जो महान समाज सुधारक थे उनको एकजुट किया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इन्होंने साथ में लिया, और भी जितने लोग थे उनको सभी को साथ में लिया, और सभी की विचारधाराओं को इन्होंने समाज में प्रसारित करना शुरू किया। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी राजा राम के प्रमुख विचार हैं, ठीक है, तो उनको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, उनका जो उद्देश्य रहा है जीवन में उनको आगे बढ़ाएं और ब्रह्म समाज को और ठीक तरह से गठित करें, क्योंकि ब्रह्म समाज एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से सभी लोग समाज सुधार का काम करते थे। ठीक है, संस्थाओं के माध्यम से तो समाज सुधार हुआ ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है किसी न किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी न किसी संस्था में हमको एडमिशन लेना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है, ये तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इस बात को आप लोग स्वीकार कीजिए, जैसे कि कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्शन में वही लोग सफल होते हैं जो किसी न किसी पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं बिना किसी पार्टी में शामिल हुए, निर्दलीय रूप से। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसकी हम लोग यदि बात करें तो देखिए, समाज सुधार का काम किसी न किसी संस्था के माध्यम से किया जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा सफल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो देखिए, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे 1842 से 1858 तक इनका समय रहा है, इन्होंने ब्रह्म समाज में समय दिया 1858 तक। ठीक है, तो इन्होंने सभी लोगों को साथ में मिलाया और ब्रह्म समाज को और सशक्त किया। ठीक है, तो इसके माध्यम से इन्होंने समाज सुधार का काम किया। फिर इसके बाद देखिए 1858 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन आए और केशव चंद्र सेन को इन्होंने वहां का आचार्य बना दिया, जो ब्रह्म समाज था। ठीक है, ब्रह्म समाज का आचार्य, इन्होंने नया आचार्य नियुक्त कर दिया। अब देखिए, ये भी एक नए विचारों के थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन के जो विचार थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर के विचारों से थोड़ा अलग थे। ठीक है, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो थे वो थोड़ा उदारवादी विचार रखते थे। ठीक है, उदारवादी विचार का मतलब उनका ये था कि वो संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चलना चाहते थे और संपूर्ण विश्व को एक समान नजर से देखते थे। ठीक है, वो सुधार जो करना चाहते थे, संपूर्ण विश्व के समाज में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी किसी अन्य एक राजा से कर दिया 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इनके बीच में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद और भी बढ़ गया, जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ में कर दिया। उनकी बेटी उस समय 13 वर्ष की थी। ठीक है, तो इस कारण उनके बीच में मतभेद बढ़ते गए, और एक समय ऐसा आया जब केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों अलग अलग हो गए। इस यहां से क्या हुआ, देखिए, जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ठीक है, 1865 में। ठीक है, तो 1865 में क्या हुआ कि इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया, केशव चंद्र सेन को। ठीक है, 1865 में। इसके बाद 1866 में क्या किया, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, और इनका जो ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर का, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इनके ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर और जो केशव चंद्र सेन थे, इन दोनों के बीच में मतभेद ही इसी बात पर हुआ था, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो थे वो ज्यादा उदारवादी थे, पूरे संपूर्ण विश्व को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय विवाह को भी वैध ठहराते थे, यानी कि उसको भी प्रोत्साहित करते थे, अंतरराष्ट्रीय विवाह को, केशव चंद्र सेन। ठीक है, जबकि महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है, उन्होंने समाज में सभी धर्मों की शिक्षा देने का काम किया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ये ज्यादा उदार थे, इसीलिए इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, और मतभेद का परिणाम यही हुआ कि जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बट गया।
केशव चंद्र सेन का एक ब्रह्म समाज और एक इनके नेतृत्व में, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की। तो इस तरह से ब्रह्म समाज का ध्रुवीकरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ब्रह्म समाज का जिस तरह से धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, उसके बाद अनेक और समाज सुधारक भी सामने आने लगे, क्योंकि जो शिक्षा का प्रसार हुआ था वो सभी वर्गों में हुआ था, ठीक है, और सभी धर्मों के लोगों में हुआ था। तो सभी धर्मों से कहीं ना कहीं और भी ज्यादा लोग आने लगे, ठीक है। तो समाज सुधारकों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ठीक है। ब्रह्म समाज के बाद जब ब्रह्म समाज का धीरे धीरे विघटन हुआ तो प्रार्थना समाज अस्तित्व में आया, ठीक है। प्रार्थना समाज की जो एक्चुअली जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है, वो दूसरे रूप में हुई थी, लेकिन जो प्रार्थना समाज के रूप में जो उभर कर आया यह संस्था, ये 1867 में उभर कर आई, और यह केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से हुआ था, क्योंकि वहां पर जो 1865 में मतभेद हो गया था केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में, तो वो उसका परिणाम यही था कि केशव चंद्र सेन ने फिर आत्माराम पांडुरंग के साथ में मिलकर एक प्रार्थना समाज की स्थापना करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई। देखिए प्रार्थना समाज का उद्देश्य भी एक्चुअली यही था जो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का था, ठीक है। प्रार्थना समाज जो था वो कोई डिफरेंट विचार नहीं रखता था, हालांकि कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही जाता है जब कोई नई संस्था बनती है, ठीक है। देखिए जो जाति व्यवस्था का खंडन करना ये भी इसका काम था, ठीक है, जाति व्यवस्था के बंधन से छुटकारा दिलाना, ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध करना, ठीक है, बाल विवाह का विरोध करना, ये प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्यों में रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज में बहुत से इंपॉर्टेंट लोग भी शामिल रहे, जैसे महादेव, गोविंद रानड़े, ये भी प्रार्थना समाज में शामिल रहे हैं। तो ये प्रार्थना समाज रहा। इसी तरह से अन्य और संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, नाम याद रखना, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, इनके नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन हुआ, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में हुआ, ठीक है। तो ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, ये एक्चुअली ये एक आंग्ल भारतीय थे, ठीक है। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे इनको आधुनिक भारत का प्रथम कवि कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ठीक है, ये है प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ठीक है। अब यदि राष्ट्रवादी कवि आपसे पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, तो ये प्रथम राष्ट्रवादी कवि रहे हैं, ये हेनरी विवियन डेरोजियो, ये एक आंग्ल भारतीय थे। ये एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा अतिवादी विचार रखते थे। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, इन्होंने इनके नेतृत्व में जो यंग बंगाल आंदोलन चालू हुआ था उस टाइम पर 19वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे चौथे दशक में, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अतिवादी और क्रांतिकारी विचार रखते थे। ये राजा राम मोहन राय से भी ज्यादा क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसी को हम बोलते हैं यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। यंग मतलब ज्यादा क्रांतिकारी, ठीक है। तो ये अतिवादी विचार रखते थे, ये फ्रांस की क्रांति से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी समाज में जो सुधार किए उनका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रहा है हमारे समाज में, ठीक है। इन्होंने भी बंगाल में अनेक क्रांतिकारियां अनेक मूवमेंट किए, ठीक है, मूवमेंट के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो भी आंदोलन चलाए, ठीक है। तो 1831 तक ये देखिए 1826 से 1831 तक ये क्या रहे, वहाँ के जो कलकत्ता में जो कॉलेज था उसके ये एक आचार्य के पद पर रहे थे, ठीक है, हिंदू कॉलेज के, तो ये आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं वहां पर। और इनके नेतृत्व में देखिए 1831 में जब हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो गई थी, तब इसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे यंग बंगाल आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया, ठीक है। ये वहां के युवाओं का आंदोलन था, और ये आंदोलन जो समाप्त हुआ था, क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि जो हिंदू कट्टरपंथी थे उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था, ठीक है, उनके जो विचार थे, ठीक है, वो इनसे मेल नहीं खाते थे, ठीक है। तो उनके विरोध के कारण इनका ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, और इनकी मृत्यु के बाद 1831 के बाद तो बिल्कुल ये धराशायी हो गया यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा और भी छोटे छोटे आंदोलन रहे हैं, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की 1897 में स्थापना की, ठीक है, 1862 में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। ये जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये जो थे कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये एक दार्शनिक थे, एक अच्छा विचार रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है।
तो ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक मतलब एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये जो थे रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, तो ये एक्चुअली ना ये वेदों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, जो भारतीय समाज के प्राचीन काल से चली आ रही धर्म ग्रंथ थे उनसे प्रभावित रहे हैं। ठीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान था उनका इन्होंने ज्यादा समर्थन किया है। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य रहे हैं, तो इन्होंने भी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने अध्यात्म की ओर अपना रुख किया। ठीक है, 1893 में इन्होंने शिकागो में, अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर इन्होंने भाषण दिए थे, अपने स्पीच दिए थे। तो इन्होंने कहा था उस स्पीच में कि जो वेदांत है, वेदांत का अध्ययन सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं है। ठीक है, वेदांत का अध्ययन सभी धर्मों का अधिकार है। ठीक है, सभी धर्म अधिकार रखते हैं वेदों का अध्ययन करने का। ठीक है, वेदांत पर सभी धर्मों का अधिकार है। तो इन्होंने एक्चुअली कहीं ना कहीं भारतीय धर्म को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की। ठीक है, थोपने की कोशिश नहीं की, पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की। ठीक है, भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया। ठीक है, जो भारतीय धर्म रहे हैं, वेद रहे हैं, पुराण रहे हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने संपूर्ण विश्व में एक समाज सुधार का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपना सहयोग समाज सुधारने में किया। ठीक है, और ये एक मॉडर्न प्रवृत्ति के लोग रहे हैं स्वामी विवेकानंद जैसे लोग। ठीक है, इन्होंने नए विचार समाज में लेकर आए। ठीक है, ये धर्म के आधार पर लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। मतलब धर्म के आधार का मतलब ये नहीं था कि ये धर्म की स्थापना करने चाहते थे या किसी नए धर्म को बनाना चाहते थे। ये उसी धर्म में सुधार करना चाहते थे, आधुनिकता लाना चाहते थे, जो पुरानी रूढ़िवादियां थी उनको दूर करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने समाज में सुधार किया। ठीक है, संपूर्ण विश्व में भारतीय दर्शन को फैलाया। ठीक है, अपने दर्शन को, जो उनका जो दर्शन था वो भारतीय दर्शन था। ठीक है, उसको संपूर्ण विश्व में फैलाया, लोगों को बताया। ठीक है, तो लोगों में इस तरह से इन्होंने समाज सुधार किया। इसके अलावा देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने भी वेदों के महत्व के बारे में लोगों को समझाया। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि वेदों का अध्ययन करो या फिर वैदिक काल की ओर लौटा, इन्होंने कहा कि वेदों का अध्ययन करो। ठीक है, वैदिक काल की ओर लौटो, ये नहीं था इनका मकसद, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि वैदिक काल की ओर लौटो वही मतलब पुरानी परंपरा की ओर लौट जाओ। ऐसा नहीं था, वेदों का अध्ययन करो। ठीक है, जो वेदों में बताया गया है उसको साकार करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि वेदों में हमारे बहुत सी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, वेदों में आधुनिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आजकल जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी वेदों में बताया गया है। ठीक है, वेदों में जो नियम बताए गए हैं वो काफी अच्छे नियम है, उनका पालन करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इन्होंने हिंदू समाज में एक प्रमुख सुधार किया। ठीक है, वेदों का अध्ययन। ठीक है, तो ये इस तरह से और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल सवर्ण वर्ग का अधिकार है कि वेद पढ़े, इन्होंने सभी के लिए अलाउड किया कि वेद सभी लोग पढ़ सकते हैं। यहां तक कि इन्होंने स्त्रियों को भी किया और उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सभी को अधिकार है वेद पढ़ने का, मंत्र जाप करने का, ये सभी इन्होंने अपने प्रमुख 10 सिद्धांत दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब हम उन 10 सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये जो 19वीं शताब्दी में पूरा समाज एक नई दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जो ये समाज में सुधार हुआ, इसी का परिणाम हम आगे देखेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चला, लोगों में नए विचार आए और वो अंग्रेजों की जो शोषणवादी नीतियां थी उनका विरोध भी करना सीख गए। ठीक है, तो ये कुछ समाज, जैसे कि ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी समाज में सुधार करने की कोशिश की, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो उसका उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का कि जो निचली जातियों के लोग हैं उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ लिख कर आगे आए। ठीक है, तो इन्होंने निम्न तबके के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में प्रमुख योगदान दिया सत्यशोधक समाज के माध्यम से। ठीक है, ये संस्था थी इनकी, जो ये थी ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रकार से लोगों को शिक्षित करने का काम किया। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन चल रहे थे, जितना भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा था, वो सभी एक नई दिशा की ओर जाने लगा था। ठीक है,
और भी ढेर सारे आंदोलन चले समाज को सुधारने के लिए। किसी ने अपने धर्म को सुधारने के लिए चलाए, पर्सनल धर्म को सुधारने के लिए चलाए, किसी ने सभी धर्मों को सुधारने के लिए चलाए, तो किसी ने संपूर्ण देश के समाज को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है, तो ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जो बाढ़ आ गई थी, ठीक है, एक बाढ़ सी आ गई थी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की। ठीक है, तो ये एक भारत की संस्कृति को और भारत के समाज को नई दिशा की ओर लेकर गई। ठीक है, और वो नई दिशा कौन थी? वो नई दिशा थी आजादी। ठीक है, लोगों को अपने शोषण उनका जो हो रहा था उसके बारे में नॉलेज होने लगा था। ठीक है, उनके जो विचार थे वो धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहे थे। ठीक है, तो लोग समझने लगे थे अपने बारे में, ठीक है, और अपने समाज के बारे में। तो ये एक प्रमुख, जैसे और भी ढेर सारे आंदोलन रहे हैं, जैसे बहावी आंदोलन। ठीक है, और इसके अलावा टीटू मीर का जो बहावी आंदोलन था, ठीक है, तो इनकी 1831 में मृत्यु हो गई थी टीटू मीर की। ठीक है, तो इसके अलावा और भी आंदोलन रहे, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लैटवास्की। ठीक है, तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और भी लोग रहे हैं। ठीक है, जितने भी आंदोलन, चाहे जितने भी हों, ठीक है, नाम एक तरफ है उनके, चाहे जितने भी आंदोलन रहे हों, तो उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। क्या उद्देश्य रहा है? या तो धार्मिक सुधार रहा है, अपने धर्म में सुधार, या संपूर्ण धर्म में सुधार, या तो भारत के समाज में सुधार, संस्कृति में सुधार, पुरानी परंपराओं को त्यागना और नए विचारों को अपनाना। ठीक है, पुनर्जागरणवादी विचारों को सामने लाना। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य रहे हैं जितने भी आंदोलन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का, उसमें जो भी इसमें फैक्ट बचे हैं या फैक्ट की बात नहीं हम करेंगे, जो भी इस पर एनालाइज करने के लिए बचा है, ठीक है, चाहे वो इन आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ, ठीक है, जो भी उस पर कोर क्षेत्र है, ठीक है, तो उस पर हम डिटेल से कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।